हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी दिल्ली के दौरे पर हैं और वो 13 नवंबर को जयपुर वापस आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 15 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार के तहत नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें अब हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में दौरे पर रहने वाले हैं। वो न केवल जनसभाएं करेंगे बल्कि करोड़ों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी कल आरबीआई की 2 नई स्कीमों को लॉन्च करने वाले हैं। इनमें रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटरनल ऑब्जर्वेशन स्कीम भी शामिल है। पीएमओ ने बताया कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का लक्ष्य रिटेल निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट की पहुंच देना है। वहीं इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन स्कीम का उद्देश्य रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था को और बेहतर करना है। पीएम मोदी 17 नवंबर को ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली स्पीकर विपिन परमार ने ये जानकारी दी है। ये कॉन्फ्रेंस 16 से 19 नवंबर के बीच की जाएगी। शिमला में इस तरह का सम्मेलन 16 साल पहले 1921 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी पदयात्रा करने वाली हैं, जिसकी शुरुआत लखनऊ से होने वाली है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजा है। मलिक ने बताया कि देवेंद्र ने मेरे दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास से ड्रग्स मिली थी। आज मेरी बेटी ने देवेंद्र को नोटिस भेजा है और मांग की है कि आप माफी मांगे। अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो मेरी बेटी द्वारा उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। इधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल खुर्शीद ने बुधवार को अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या का विमोचन किया था। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से की है। सलमान खुर्शीद की किताब के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की लाइन नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ऐसा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार होता है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब पर पलटवार किया। मंत्री मिश्रा ने कहा कि देश के अंदर का जो बिखराव हो रहा है वो सलमान जैसे लोगों की देन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि ये सारे लोग चाहते हैं कि देश जातियों में बंट जाए और हिंदू शब्द विलोपित हो जाए। मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी भारत को अखंड देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग देश को खंड खंड करना चाहते हैं। असम के पाथरखंडी के बैतखाल में आज सुबह ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि आरोपी चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल असम पुलिस मामला दर्ज कर ट्रक चालक का पता कर रही है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव कुमार जयंत ने बताया कि राज्य में बारिश से होने वाली घटनाओं में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। एसडीआरएफ की टीमें रास्तों में गिरे हुए पेड़ों को हटा रही है। बता दें कि आज शाम तमिलनाडु के तट पर चक्रवाती तूफान टकराने की आशंका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने वाली डीपीसीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अलीपुर, सोनिया विहार, आईटीओ और नेहरू नगर में प्रदूषण का स्तर हॉटस्पॉट के पास का ही है। प्रदूषण को रोकने के लिए इन इलाकों से संबंधित एजेंसियों को खास कदम उठाने को कहा गया ताकि इन्हें हॉटस्पॉट बनने से रोका जा सके। आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो गया। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। तालाबों और नदी के घाटों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की गई और आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया गया।
मां अन्नपूर्णा की 100 साल पुरानी मूर्ति को कनाडा से वापस भारत लाया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। इसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस मूर्ति को 18वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। इसे लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत की टूटी हुई परंपरा को मरम्मत और मजबूत करके वापस संजोने का काम हो रहा है। राजधानी भोपाल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लेकर हबीबगंज स्टेशन के बीच जांच की जा रही है। साथ ही होटलों में ठहरे मुसाफिरों और यात्रियों की भी जांच हो रही है। पीएम की सुरक्षा में 30 सीनियर आईपीएस और 5000 जवान तैनात होंगे। उपचुनाव जीतने के बजाय लूटने के कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार और लगातार हार से कमलनाथ बौखला गए हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान को जनता, जनादेश और लोकतंत्र का अपमान बताया। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और बीजेपी के सीनियर नेता जय भांसी पवैया ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। जय भांसी पवैया का कहना है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेशन के रूप में बनाया गया है। मेरी भावना है उसका नाम भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर ने शासन को भेज दी है। डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव के बयान के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वेंटिलेटर को प्लग इन करने के बाद हुए स्पार्क से आग लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में धुआं फैल गया था। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल हादसे में अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में 4 बच्चों की ही मौत का जिक्र किया है। इनमें से 3 के शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं एक बच्चे के परिजनों की आशंका के बाद शव का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बच्चे के वेंटिलेटर को चालू करने के कुछ देर बाद स्पार्क हुआ और आग लग गई। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली दौरे पर हैं। मंत्री भगत के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्री से भगत की कल मुलाकात होने वाली है, जिसमें सेंट्रल पूल में उसना चावल लेने की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कवर्धा विवाद पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कवर्धा मामले को सरकार हल्के में ले रही है, जो कि शर्मनाक है। अंबिकापुर के लुंड्रा विधायक प्रीतम राम ने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मां कुंदरगढ़ी मिनरल एल्युमिनियम फैक्ट्री को हटाने की मांग की है। साथ ही विधायक ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर फैक्ट्री की स्वीकृति का आरोप भी लगाया। बता दें कि इसके पहले प्रीतम राम ने खाद्य मंत्री को भी पत्र लिखा था। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मुख्य आरोपी और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर जिला कोर्ट ने अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी सरबजीत सिंह मोका की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ग्वालियर में डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 46 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 28 बच्चे शामिल हैं। नए मरीज मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 1980 हो गई। वहीं जिले में डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 166 रन बनाए। स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 5 विकेट बचे हुए रहते हुए मैच अपने नाम किया। इसी जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच दुबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं जो टीम मैच जीतेगी उनका मुकाबला 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है। गूगल की अल्फाबेट इकाई को यूरोपीय संघ की अदालत से बड़ा झटका लगा है। गूगल ने 2.42 बिलियन यूरो के अविश्वास निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार गंवा दिया। आयोग का कहना था कि गूगल ने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके सर्च के नतीजों में अपनी खरीदारी सेवा का ज्यादा प्रचार किया। यूरोपीय संघ ने पिछले 1 दशक में गूगल पर करीब 8 अरब से भी ज्यादा यूरो का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया। सभी पृथ्वी से करीब 250 मील की दूरी पर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगे। इसे क्रू 3 नाम दिया गया है। इसमें नासा की ग्रेजुएशन क्लास के 2 सदस्य हैं। इनमें 44 साल के भारतीय अमेरिकी राजाचारी हैं, जो अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू जेट के प्रशिक्षित पायलट हैं।
अमेरिका के नए शोध से पता चला है कि सफेद पूंछ वाले हिरण SARS-CoV-2 से संक्रमित हो रहे हैं। यह वही वायरस है जो मनुष्यों में कोविड-19 का कारण बनता है। न्यूयॉर्क में जिन हिरणों का परीक्षण किया गया उनमें से 40% में एंटीबॉडी पाई गई है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि हिरण सक्रिय रूप से वायरस को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन जनादेश और लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने न्यूजीलैंड की संसद के सामने मोटरसाइकिल रैली के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें साल 2018 वाला खुला और आजाद माहौल चाहिए। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका प्रशासन की ओर से बताया गया कि ज्यादातर लोगों की मौत डूबने और बिजली गिरने की वजह से हुई है। देश में लगभग एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि 5000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों या सरकार के राहत शिविरों में शरण ली है।